नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। 49 किलोग्राम वर्ग भारोत्तोलन में नया राष्ट्रमंडल रिकॉर्ड बनाया। बिंध्या रानी देवी ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजेताओं को बधाई दी। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, मादक पदार्थों के खिलाफ संघर्ष में राज्यों को केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, असामाजिक तत्व देश में धार्मिक वैमनस्य फैला रहे हैं। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश में 5G दूरसंचार सेवाएं इस वर्ष अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी। दिल्ली और झारखंड में देवघर के बीच सीधी विमान सेवा शुरू। पश्चिम बंगाल पुलिस ने हावड़ा में झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों को बड़ी मात्रा में नकदी के साथ हिरासत में लिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने सरकार गठन के लिए सभी दलों को आमंत्रित किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 18 अगस्त से जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं फरहत नाज। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में कल मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड बनाते हुए भारत के लिए कल पहला स्वर्ण पदक जीता। वहीं बिंध्या रानी देवी ने 55 किलोग्राम में रजत पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विजेताओं को बधाई दी है। ब्यौरा हमारे खेल संवाददाता नवीन सक्सेना से। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में कल भारत ने 4 पदक अपने नाम किए। चारों पदक भारोत्तोलन में आए। महिलाओं में टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने स्वर्ण, बिंध्या रानी ने रजत, जबकि पुरुषों में संकेत सरगर ने रजत पदक और गुरुराज पुजारी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक लेकर 8वें, जबकि ऑस्ट्रेलिया 13 स्वर्ण के साथ पहले स्थान पर है। भारोत्तोलन में आज पुरुषों में जेरेमी लालरिनुंगा और अंचिता श्योल, वहीं महिलाओं में पॉपी हजारिका अपनी चुनौती पेश करेंगी। पुरुष हॉकी के पूल ए में भारत का मुकाबला घाना से होगा। टेबल टेनिस में पुरुष टीम क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगी, जबकि महिला टीम सेमीफाइनल मुकाबले में अपनी चुनौती पेश करेगी। तैराकी में साजन प्रकाश और श्रीहरि नटराज अपनी अपनी स्पर्धाओं के मुकाबले खेलेंगे। बैडमिंटन की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारत क्वार्टर फाइनल में अपनी चुनौती पेश करेगा। वहीं महिला क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मुक्केबाजी में महिलाओं में निखत जरीन आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। वहीं पुरुषों में शिव थापा अंतिम 16 में अपना मुकाबला खेलेंगे। स्क्वैश में महिलाओं के व्यक्तिगत मुकाबले में जोशना चिनप्पा अंतिम 16 में खेलेंगी। इसके अलावा आज भारत साइकिलिंग और लॉन बॉल में भी अपनी चुनौती पेश करेगा। आकाशवाणी समाचार ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रहे खिलाड़ियों को चेयर करने और श्रोताओं को इससे जोड़ने के लिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज की शुरुआत की है। सुनिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ रोजाना शाम 7:20 पर। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको देना है कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूछे गए एक आसान सवाल का जवाब। आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता को टीम इंडिया की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 91वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी नागरिकों को आमंत्रित किया है। एक ट्वीट में उन्होंने मन की बात पुस्तिका का जून संस्करण साझा किया। इस संस्करण में अंतरिक्ष, खेल कूद जगत में भारत की उपलब्धियां और रथ यात्रा जैसे विषय संकलित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विद्युत मंत्रालय की कई प्रमुख योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इनमें शामिल पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना का उद्देश्य वितरण कंपनियों और बिजली विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाना है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 से 5 वर्षों की अवधि के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ लागू किया जा रहा है। श्री मोदी ने उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एट 2047 योजना का उद्घाटन भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। प्रधानमंत्री ने 5,200 करोड़ रुपए से अधिक लागत की एनटीपीसी की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने तेलंगाना के 100 मेगावाट और केरल में 92 मेगावाट सौर परियोजना का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों के दौरान बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता आई है। देश में भरपूर मात्रा में बिजली का उत्पादन हो रहा है और निर्यात भी किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार सभी योजनाओं को पूरी ऊर्जा और त्वरित गति के साथ लागू कर रही है। बीते वर्षों में हमने ऊर्जा के क्षेत्र में पिछली बहुत सी कमियों को दूर कर पावर सेक्टर को मजबूती दी है। आजादी के 70 साल बाद भी 18,000 गांवों तक बिजली नहीं पहुंच सकी। आज के नए भारत में गांव-गांव में लोग बिजली का उत्पादन कर सके, इस दिशा में काम हो रहा है। कुसुम जैसी योजनाओं से हमारे किसान अन्नदाता भी हैं, ऊर्जादाता भी बन रहे हैं, अपनी आय बढ़ा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राज्यों को मादक पदार्थों के खिलाफ संघर्ष में केंद्र के साथ तालमेल से काम करना चाहिए। सीमावर्ती राज्यों को इस समस्या से निपटने में पूरे सहयोग का आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की समस्या पंजाब में अधिक है। कल चंडीगढ़ में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित मादक पदार्थ तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस समस्या से निपटने के लिए पंजाब के साथ है। श्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र ने मादक पदार्थों के खिलाफ संघर्ष में कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई है, जो स्वस्थ समाज और समृद्ध राष्ट्र का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। हमें आने वाली पीढ़ी को तबाही और बर्बादी से बचाना तो चाहते ही, ये हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य होना भी चाहिए। परंतु साथ साथ नशे के व्यापार से जो डर्टी मनी जनरेट होती, जो एक प्रकार का धन जनरेट होता है, जिसको देश के खिलाफ उपयोग किया जाता है, उसको भी रोकना हमारी देश की सुरक्षा के लिए इतना ही महत्वपूर्ण। इसलिए जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से भारत सरकार ने ड्रग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने देश में एकता बनाए रखने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि देश में कुछ ऐसे तत्व हैं जो धर्म और विचारधारा के नाम पर समाज में वैमनस्य और टकराव फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। नई दिल्ली में अखिल भारतीय सूफी सज्जादानशी परिषद के समारोह में श्री डोभाल ने कहा कि भारत जिस तरह प्रगति पथ पर अग्रसर है, उससे सभी धर्मों के लोग लाभान्वित होंगे। चंद लोग धर्म के नाम पर या किसी और विचारधारा के नाम पर हिंसा का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं, उसका प्रभाव देश के अंदर भी होता है और देश के बाहर भी होता है। और अगर हमें इसका मुकाबला करना है, हम लोगों को एक चुपचाप सहने वाले स्पेक्टेटर की तरह न होकर जमीन पर काम करना पड़ेगा, अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, अपने आप को संगठित करना पड़ेगा और अपने अंदर अगर कुछ गलतफहमियां हैं तो उनको दूर करना पड़ेगा। ये हमारा एक मुल्क है जिसपे हमें फख्र है, जहां पर विभिन्न धर्म सैकड़ों वर्षों से देश को आगे बढ़ाने में उन सब का एक बहुत बड़ा किरदार है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश में इस वर्ष अक्टूबर से 5G दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध होंगी। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के तुरंत बाद स्पेक्ट्रम का आवंटन करेगी। इसके बाद अक्टूबर से 5G सेवाएं शुरू हो जाएंगी। श्री वैष्णव कल मुंबई में निवेशक सम्मेलन के बाद संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में 5G सेवाओं का विस्तार बहुत धीमी गति से हो रहा है। कई अन्य देशों के मुकाबले भारत में 5G सेवाएं काफी तेजी से शुरू होंगी। इन सेवाओं के अधिक मूल्य के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगी और सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL बाजार में संतुलन बनाएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार को 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से शनिवार तक 1,49,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार ने देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की अगले 25 साल की परिकल्पना तैयार की है। उन्होंने कहा कि इससे चिकित्सा पेशेवरों के लिए रोजगार के व्यापक अवसर पैदा होंगे, साथ ही लोगों की बेहतर तरीके से सेवा की जा सकेगी। श्री मांडविया कल नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान के चौथे स्थापना दिवस और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। हमने 25 साल का अमृत काल का हेल्थ सेक्टर का विजन तैयार किया है, जो आने वाले दिनों में आपका एक समृद्ध भविष्य लेके आएगा। एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हेल्थ सेक्टर के लिए, हेल्थ प्रोफेशनल के लिए लेके आएंगे। और इसलिए हमने हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया 2 विषय पर विचार किया है। हील इन इंडिया क्या है दोस्तों? हिंदुस्तान के पास बेस्ट डॉक्टर है जिसकी दुनिया में ख्याति है। एफोर्डेबल बट क्वालिटी हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया में है। दुनिया इंडिया में आए और यहाँ स्वस्थ होके जाए। देश में अब तक 204 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 27 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग में अब तक 6 करोड़ 69 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। 8 करोड़ 97 लाख से अधिक एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को लगाए जा चुके हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जी हाँ, ये आपके द्वारा दिया हुआ आयकर ही तो है जो राष्ट्र निर्माण और विकास की विभिन्न योजनाओं को संभव बना रहा है और देश की प्रगति को एक नई गति दे रहा है। तो आगे बढ़िए और एक ईमानदार टैक्स पेयर होने के नाते निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कीजिए। वो व्यक्ति व संस्थाएं जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, उनके लिए 31 जुलाई 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। रिटर्न फाइल करने और अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। विज्ञापन जो सही या वास्तविक ना हो वे भ्रामक विज्ञापन है और उन कंपनियों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोबारा गलती करने पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी जागो ग्राहक जागो। खुजली झटपट दूर करे जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। 49 किलोग्राम वर्ग भारोत्तोलन में नया राष्ट्रमंडल रिकॉर्ड बनाया। बिंदिया रानी देवी ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजेताओं को बधाई दी। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, मादक पदार्थों के खिलाफ संघर्ष में राज्यों को केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, असामाजिक तत्व देश में धार्मिक वैमनस्य फैला रहे हैं। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश में 5G दूरसंचार सेवाएं इस वर्ष अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी। दिल्ली और झारखंड में देवघर के बीच सीधी विमान सेवा शुरू। पश्चिम बंगाल पुलिस ने हावड़ा में झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों को बड़ी मात्रा में नकदी के साथ हिरासत में लिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने सरकार गठन के लिए सभी दलों को आमंत्रित किया और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 18 अगस्त से जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए
आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। पश्चिम बंगाल में पुलिस ने हावड़ा से 3 कांग्रेस विधायकों को भारी नकदी के साथ हिरासत में लिया है। ये तीनों झारखंड के विधायक हैं। हावड़ा की पुलिस अधीक्षक स्वाति भंगलिया ने बताया कि पुलिस ने कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, नमन बिक्सल को भारी नकदी के साथ पकड़ा है। उन्होंने कहा कि नोट गिनने वाली मशीनें आने के बाद ही कुल नकदी का पता लग सकेगा। झारखंड के भाजपा महासचिव आदित्य साहू ने कहा कि राज्य में कांग्रेस पार्टी के सरकार में शामिल होने के बाद से ही भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी झारखंड के अधिकारियों के घर से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। दिल्ली और देवघर के बीच कल सीधी विमान सेवा शुरू की गई। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मंत्रालय के राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने इंडिगो की इस उड़ान का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इंडिगो ने इस उड़ान के लिए A320 न्यू विमान लगाया है, जिसमें 2 इंजन तथा 180 सीट हैं। इस अवसर पर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। इस उड़ान से लाखों लोगों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब नागरिक उड्डयन भारत में यात्रा करने का प्राथमिक जरिया होगा। संसद के वर्षाकालीन सत्र में जारी गतिरोध के बीच उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि संसद और विधानमंडलों की कार्यवाही पर विरोध की राजनीति का असर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता विकसित करके बहस और विचार विमर्श से मतभेद दूर किए जाने चाहिए। श्री नायडू ने कल हैदराबाद से वर्चुअल माध्यम से राज्यसभा के नवनिर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए संसद भवन में आयोजित 2 दिन के विषयबोध कार्यक्रम में बोल रहे थे। आकाशवाणी समाचार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य इन परीक्षाओं की तैयारी में विद्यार्थियों और अन्य अभ्यर्थियों की मदद करना है। हिन्दी में यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को रात 9:30 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होता है। अभ्यास कार्यक्रम की अगली कड़ी शनिवार 6 अगस्त को प्रसारित होगी। इस कड़ी का विषय है राजनीति विज्ञान। विद्यार्थी अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 92890944044 या abhyas.eir@gmail.com पर भेज सकते हैं। प्रश्न भेजने की अंतिम तिथि 3 अगस्त है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए ऑल इंडिया रेडियो लाया है अभ्यास, एक ऐसा प्रोग्राम जहां आपकी जिज्ञासा को लगेगा विराम, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर 9289094044 या फिर abhyas.airnews@gmail.com पर भेजें। आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट शनिवार रात 9:30 बजे देते हैं। इस बार का विषय है पॉलिटिकल साइंस, तो आप रेडी हो जाएं अपने सवालों के साथ। रवाना कर दें हमें जल्द से जल्द। अंतिम तारीख 3 अगस्त। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। श्रीलंका में राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने संसद सदस्यों को सर्वदलीय राष्ट्रीय सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री विक्रमसिंघे ने श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के साथ विचार विमर्श शुरू कर दिया है। ये बातचीत 1 सप्ताह में पूरी होने की उम्मीद है। सांसद विमल वीरमंसा के नेतृत्व वाले नेशनल फ्रीडम फ्रंट ने भी राष्ट्रपति को समर्थन देने का संकेत दिया है। श्री विक्रमसिंघे ने एक पत्र में कहा कि सरकार अभी देश में सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयासों में लगी है। उन्होंने कहा कि एक प्रणालीबद्ध आर्थिक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है और देश में आर्थिक स्थिरता लाने के शुरुआती उपाय किए जा रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने अगस्त में जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। 18 अगस्त से होने वाले इस दौरे में भारतीय टीम 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैच खेलेगी। 22 अगस्त को 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला समाप्त होने के बाद भारतीय टीम एशिया कप में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात रवाना होगी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी का सफर, आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी समाचार की ओर से हम लेकर आते हैं आपके लिए हर रोज इसी संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम महान क्रांतिकारी उधम सिंह को याद कर रहे हैं। उन्हें जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या के लिए आज ही के दिन 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई थी। उधम सिंह भगत सिंह से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। वे उन्हें अपना गुरु और श्रेष्ठ मित्र मानते थे। वे भगत सिंह का फोटो अपने बटुए में रखते थे। उधम सिंह पर भगत सिंह का प्रभाव उस पत्र से जाना जा सकता है जो उन्होंने मार्च 1940 में लिखा था। पत्र में उन्होंने लिखा, आज 10 बरस हो गए जब मेरे दोस्त भगत सिंह मुझे छोड़ गए थे और मुझे यकीन है कि मौत के बाद जब मैं उन्हें देखूंगा तो वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। 23 तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। मुझे लगता है कि मुझे भी वो उसी तारीख को फांसी देंगे। भगत सिंह की तरह उधम सिंह ने भी मुकदमे में सुनवाई को अपने क्रांतिकारी विचारों को आगे बढ़ाने के मंच के रूप में उपयोग किया। मुकदमे के दौरान उधम सिंह ने कहा, हम ब्रिटिश हुकूमत से पीड़ित हैं। वो बेहिचक भारतीय विद्यार्थियों पर गोलीबारी का हुक्म देते हैं। भारत की तुलना में ब्रिटेन में मेरे अंग्रेज दोस्तों की संख्या कहीं ज्यादा है। मैं ब्रिटेन की जनता का विरोधी नहीं हूँ। मुझे इंग्लैंड के कामगारों से हमदर्दी है, लेकिन मैं घृणित ब्रिटिश सरकार का विरोधी हूँ और आप लोग भी वही पीड़ा झेल रहे हैं जो हम लोग झेलते हैं। उधम सिंह अपने मित्र भगत सिंह की तरह ही अदालत में अपना भाषण समाप्त करते समय क्रांति के समर्थन और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध में नारे लगाते रहे। The accused would be hanged till death. Down with British imperialism! Down with British tyranny! Inqilab! 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 शहीद आजम उधम सिंह को पेंटोविले जेल में 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई। 1974 में उधम सिंह की अस्थियां भारत लाई गईं। इंदिरा गांधी, शंकर दयाल शर्मा और जैल सिंह ने अस्थि कलश प्राप्त किया। 2 अगस्त 1974 को उधम सिंह की अस्थियां 7 भागों में विभाजित की गईं, जिनमें से 5 भाग हरिद्वार, करतारपुर साहिब, रोजा शरीफ, सुनाम और जलियांवाला बाग ले जाए गए। शेष 2 भाग सुनाम में शहीद उधम सिंह कला महाविद्यालय में रखे गए। आकाशवाणी की ओर से महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह को शत शत नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी धीरन तीर्थगिरी गौंडर को भी याद कर रहे हैं, जो धीरन चिन्नामलाई के नाम से लोकप्रिय थे। वे 31 जुलाई 1805 को वीरगति को प्राप्त हुए। गौंडर समुदाय के चिन्नामलाई पलियाक्कर युद्ध के कमांडरों में शामिल थे। 1801-1802 में उन्होंने पोलीगर युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धीरन चिन्नामलाई का जन्म तमिलनाडु के ईरोड के निकट मेलपलयम में 17 अप्रैल 1756 को हुआ था। उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध में टीपू सुल्तान की मदद की और चित्तेश्वरम, माजाहवल्ली और श्रीरंगपट्टनम की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टीपू की मृत्यु के पश्चात चिन्नामलाई कोंगुनाडु के ओडानिलाई में बस गए और वहां एक किले का निर्माण कराया। उन्होंने 1801 में कावेरी, 1802 में ओडानिलाई और 1804 में आर्चालुर की लड़ाई में अंग्रेजों को हराया। तोप के हमले से बचने के लिए चिन्नामलाई ने किला छोड़ दिया और पलानी के करुमलई क्षेत्र में रहकर गुरिल्ला युद्ध करने लगे।
लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और 31 जुलाई 1805 को संकागिरी किले में फांसी दे दी। महान स्वाधीनता सेनानी को शत शत नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। जम्मू कश्मीर में प्रतिकूल मौसम के कारण श्री अमरनाथ यात्रा बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से अस्थायी रूप से रोक दी गई है। बालतल मार्ग में चंदनवाड़ी और शेषनाग तथा पहलगाम मार्ग में पंचतंत्रणी तथा पावन गुफा के निकट लगातार वर्षा हो रही है। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि एक आतंकवादी को आज सुबह बारामूला जिले के बिन्नर इलाके में मार गिराया गया। वह बारामूला जिले के पाटन का रहने वाला था और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और रवि, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी फरहत, भारत के लिए 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू के स्वर्ण पदक जीतने की खबर सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, चानू का स्वर्णिम आगाज, संकेत बिंदिया की चांदी। हिंदुस्तान शाबाश शीर्षक से लिखता है, स्वर्ण पदक के साथ चानू फिर चमकी। दैनिक ट्रिब्यून के शब्द हैं, चांदी से संकेत, चानू सोनपरी। विधिक सेवा सम्मेलन पर न्याय प्रणाली पर प्रधानमंत्री के बयान को राष्ट्रीय सहारा सहित अधिकतर अखबारों ने सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, विचाराधीन कैदियों की रिहाई तेजी से हो। अमर उजाला ने मेघ हादसे के शहीदों को नम आंखों से अंतिम विदाई देने की खबर सचित्र दी है। हिंदुस्तान ने भी शहीद पायलट मोहित राणा की वर्दी परिजनों को सौंपते वायुसेना के अधिकारियों का चित्र प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, पिता ने सेना की वर्दी पहनकर दी अंतिम विदाई। 5 दिन तक दिल्ली एनसीआर में रिमझिम बारिश के आसार, जनसत्ता की सुर्खी है। दैनिक भास्कर का कहना है, रेगिस्तान का गलातर, अभी तक पश्चिमी राजस्थान पर मेहरबान रहा मानसून, 2.5 गुना तक अधिक बारिश। हिंदुस्तान ने भी अलग अलग जगहों पर बारिश होने की खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, दिल्ली एनसीआर में बारिश से पारा गिरा। सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद भी 5 को जीवनदान दे गया इंटीरियर डेकोरेटर अमरेश चंद, पंजाब केसरी की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, सेना के जवान में धड़कने लगा अमरेश का दिल, अंगदान से 5 मरीजों को मिली नई जिंदगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। 49 किलोग्राम वर्ग भारोत्तोलन में नया राष्ट्रमंडल रिकॉर्ड बनाया। बिंदिया रानी देवी ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजेताओं को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, मादक पदार्थों के खिलाफ संघर्ष में राज्यों को केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, असामाजिक तत्व देश में धार्मिक वैमनस्य फैला रहे हैं। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश में 5G दूरसंचार सेवाएं इस वर्ष अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी। दिल्ली और झारखंड में देवघर के बीच सीधी विमान सेवा शुरू। पश्चिम बंगाल पुलिस ने हावड़ा में झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों को बड़ी मात्रा में नकदी के साथ हिरासत में लिया। गृहमंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के 7 प्रमुख संगठनों की संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने सरकार के गठन के लिए सभी दलों को आमंत्रित किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 18 अगस्त से जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।